सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए यूपीएससी के बारे में। आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो 2 या 3 चीजें हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। सबसे पहला है सिलेबस। यूपीएससी का क्या सिलेबस है। हम लोग सिलेबस देखते नहीं है और शुरू हो जाते हैं। तो सिलेबस प्री मेंस और इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें देख लो कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के बाद में आपको तैयारी शुरू करनी है कि आपको पता लगना चाहिए कि जो जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कितनी डिफिकल्ट है और उसमें क्या क्या बाधाएं आने वाली है और आपको क्या शस्त्रों के साथ उसमें जाना है। दूसरा है, पहला तो है सिलेबस, दूसरी चीज है पीवाईक्यू और तीसरी मैं मेंस के लिए बताता हूं टॉपर्स कॉपी। थोड़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेनिफिट ये है कि आपको ये पता लगता है कि यूपीएससी क्या पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास सारों के पास बुक होगी, बढ़िया। उस बुक को एक बार उसके आंसर मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो प्री और मेंस के, और बीच में जब भी कभी टाइम मिले संडे मंडे या किसी दिन छुट्टी को तो एक बार उसको देख लिया करो कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बताऊंगा क्योंकि हम लोगों को इमोशनल होकर तैयारी नहीं करनी कि हम लोग 12 घंटे पढ़ेंगे और निकल जाएगा, क्योंकि जो तकनीक और रणनीति है वो भी बहुत जरूरी है। उसको देखना, उससे आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप जब उस बुक को पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप और आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता है प्री और मेंस के, तो आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन यहां से आएगा और इस तरीके से आया था। उसी तरीके से फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे दिमाग में कि ये इस पैरा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस पैरा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सिलेबस का इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस अगर आपको याद होगा, एथिक्स का अगर आपको सिलेबस याद है ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आते तो भी आप कर दोगे। जैसे मेरे साथ ये होता था कि अगर मेरे को सिलेबस नहीं भी याद है और मेरे को कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा तो मैं भारी भारी शब्द बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिख देता था ताकि एग्जामिनर को लगे कि मतलब कुछ तो इसको आता होगा, इतनी भारी भाषा का प्रयोग किया था इसने। तो ये कुछ ट्रिक्स है, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। और थर्ड चीज, टॉपर्स कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमें तो पता नहीं है कि मेंस में किस तरीके से लिखना है, तो किसी पुराने प्रेसिडेंट, किसी पूर्वोदाहरण को लेना है, उसकी कॉपी देखनी है और उस मामले में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है कि हमें इंग्लिश मीडियम की नहीं देखनी है। इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की सबकी कॉपी देखो, जो भी आपको सही लगे। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपका कंपटीशन क्या है। सिर्फ हिंदी के साथ तो नहीं, आपका तो सबके साथ में है कंपटीशन। तो सबकी कॉपी देखनी पड़ेगी और उनका लिखने का तरीका देखना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। उस कॉपी को देख के जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा फिर आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको उसका अनुसरण नहीं करना है, उससे आगे जाना है, इसमें मैं क्या एडिशन कर सकता हूं। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। और मेरे पास मैसेज आते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, वो आप नेट पे जाके देख सकते हैं। दुनिया भर की चीजें हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा यूपीएससी जर्नी क्या है। उसके बाद में बात करते हैं मटेरियल की, जो एक बेसिक मटेरियल होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। मैं तो एनसीईआरटी प्रेफर करता था, तो एनसीईआरटी के वो आप कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी पर। जितनी भी एनसीईआरटीज हैं उन पे कमांड का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा, नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा। सिर्फ पढ़ना उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको शायद मटेरियल मिलता होगा उसमें एनसीईआरटी का जिस्ट है, तो आप एक बार उसके साथ में एनसीईआरटी को भी रेफर कीजिए कि जो एनसीईआरटीज है वो बेसिक्स चीजें हैं। और यूपीएससी का पूरा पेपर ही बेसिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक्स पता होंगे तो आपका बहुत अच्छे से निकलेगा। एक उदाहरण देता हूं मैं, 3rd अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। क्या है कि जब आप अनसक्सेस होते हो तो आपको कुछ दिन झटका लगता है, ये सब चीजें, तो उसको मैंने दिल पे ले लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रीलिम्स नहीं निकला। तो फिर उसके बाद में जो भी बेसिक मटेरियल था उसको मैंने इतनी बार रिवाइज किया, दोबारा से जॉब थी उसके साथ में टाइम निकाल के मैं रिवाइज करता था, इतनी बार रिवाइज किया कि उसके बाद में प्रीलिम्स में इस बार मतलब बहुत अच्छे मार्क्स है, 126 मार्क्स आए थे। तो ये चीज है कि जो बेसिक मटेरियल है ना वही जरूरी है। इस अभी जो प्रीलिम्स का पैटर्न चल रहा है पिछले 3-4 साल से, कि आप करंट उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायरमेंट है। करंट को ऐसे नहीं है कि आप
5-5 घंटे दे रहे हो, 4-4 घंटे दे रहे हो, करंट डेली आप 1 घंटा भी पढ़ लेंगे तो करंट से आपका काम हो जाएगा। तो बेसिक चीजें जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट, ये प्रीलिम्स के पिलर हैं। करंट किसी का बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उनकी इन सब्जेक्ट पे कमांड है तो उसका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। कमांड का मतलब मैंने आपको बताया था कि किताब में पता होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा और नेक्स्ट पैरा में क्या आएगा, ठीक है, ये कमांड होना जरूरी है। और ये टॉपिक है ना जो अब हिस्ट्री में कुछ लोग क्या करते हैं कि एंशिएंट मिडाइवल इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ देते हैं, आर्ट एंड कल्चर छोड़ देते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पूरी हिस्ट्री एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड है 1 साल मिडाइवल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 साल एंशिएंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे और 1 साल मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे तो कुछ क्वेश्चन में सेंटेंस आते हैं तो आप उनको एलिमिनेट करके भी आंसर कर लेंगे, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा क्वेश्चन उससे आ जाएगा, लेकिन कुछ एलिमिनेशन करके आप लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स है इसकी। हिस्ट्री की एनसीईआरटी मैंने ओल्ड वाली पढ़ी थी 11th 12th, और दृष्टि की क्विक बुक में डीक्यू भी लिख रहा हूं, उसका मैंने मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़ा था सिर्फ, मतलब एंशिएंट मिडाइवल थोड़ी सी बड़ी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, उसका मैंने मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़ा था। अगर किसी के पास समय हो तो पूरी पढ़ ले, मैं मेरा बता देता हूँ। पॉलिटी में जो बाइबल ग्रंथ है वो मैंने पढ़ा था, एम लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी का सहारा लिया था। एनवायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि की बुक पढ़ी थी, जो कि शायद एक ही मटेरियल है, उसके अलावा कोई मटेरियल है नहीं एनवायरमेंट के लिए। ये मेन मटेरियल हो गया। उसके बाद में मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर है, उसमें एक 11th की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की। पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसके लिए 12th की एनसीईआरटी आती है आधुनिक भारत में राजनीति। 11th है या 12th है वो देख लेना एक बार। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं शायद खुद को थोड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं था, मेरा एक दोस्त था दृष्टि में वो कोचिंग करता था, उसके नोट्स थे मेरे पास, तो उसके नोट्स को, इतने बड़े नोट्स थे तो उसके मैंने 12-15 पेज में पॉइंट पॉइंट लिख लिए थे, और 2 साल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री से, और इस बार एक आया था वो अमेरिकन क्रांति वगैरह से था तो वो उससे हो गया था। तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है, तो क्लासरूम का है, उसके बाहर पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा उसके लिए इतना प्रयास करना, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मुझे इसका लागत जो लाभ है वो इतना लगता नहीं है। उसके बाद में इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है कि इसमें 2-3 चीजें बताता हूँ, ये काफी बड़ा आजकल यूपीएससी में पूछ रहे हैं इसके बारे में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी डेप्थ में, तो आपको एक, आपका जो क्लासरूम में मटेरियल मिलता होगा उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में सोसाइटी के हर एक टर्म की, महिला सशक्तिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, जितनी भी टॉपिक्स हैं सारों की एक अच्छी डेफिनेशन तैयार कर लेना। और अगर उस डेफिनेशन में किसी व्यक्ति या कोई समाजशास्त्री ने कोई डेफिनेशन दी है, सोशियोलॉजिस्ट, वो बेस्ट है। जैसे नगरीकरण पे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि आज नगर इतने बढ़ रहे हैं, मलिन बस्तियां इतनी हो रही है, ये आपको सीधा लिखना है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपके पास टेम्पलेट होगा कि फलाना फलाना फला फला के अनुसार नगरीकरण से तात्पर्य ये है, ये हो गया। उसके बाद में आपको उसके क्वेश्चन पे डील करना है। तो सोशियोलॉजिस्ट की अगर कोई लाइन या नगरीकरण, जैसे एक आंद्रे बेतिले का कथन है सोसाइटी में, जैसे कोई भी चेंज पे क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की स्थिति आजादी के इतने समय बाद भी ये हो रखी है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। उसमें जनरली मैं ऐसे में कंक्लूजन ये लिखता था कि आंद्रे बेतिले के अनुसार कानून ये निर्धारित करता है कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन समाज ये निर्धारित करेगा कि समाज किस दिशा में जाएगा। कानून तो बना के छोड़ दें, कानून तो है, दुनिया भर के कानून है, दहेज के हैं, रेप के कानून है, लेकिन
चीजें नहीं रुक रही ना, क्योंकि सोसाइटी में अभी बदलाव लाने जरूरी है। तो ये अगर आप कंक्लूजन लिखोगे, एक आप नॉर्मल कंक्लूजन लिख रहे हो कि ये सब करना चाहिए, उसके बजाय एक कोट करो किसी को। तीसरा सोसाइटी में जरूरी चीज है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको क्या क्या लिखना है? पर्सनैलिटीज, महिला सशक्तिकरण पे है तो डॉक्टर सीमा राव है जो कमांडो ट्रेनर है, उससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। चाइल्ड में है तो बचपन बचाओ आंदोलन है, कैलाश सत्यार्थी जी हैं। पर्सनैलिटीज के बाद में जो एनजीओ हैं, उसके बाद में कोई ब्यूरोक्रेट ने अच्छा काम करे, या फिर कोई इंसिडेंट, घटना, मी टू मूवमेंट हुआ, कोई भी घटना जो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रही है, अरब स्प्रिंग है। इस प्रकार के उदाहरण आपको लिखने हैं। सिंपल आंसर नहीं लिख सकते कि इसमें ये कमियां हैं, ये हम लोग समाधान कर सकते हैं, ये चैलेंज आएंगे, ये वे फॉरवर्ड होगा, आगे की राह ये होगी, और एक आपने इसका कंक्लूजन डाल दिया। ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं डालोगे, उदाहरण नहीं डालोगे, अच्छी डेफिनेशन नहीं होगी। अब आपका नगरीकरण पे क्वेश्चन आ गया, आपने लिखा डैनियल थॉर्नर के अनुसार नगरीकरण की ये डेफिनेशन है। ग्लोबलाइजेशन पे आपका क्वेश्चन आ गया तो आपने किसी का कोट किया, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी नाम कोई, उसने ये लिखा था कि ग्लोबलाइजेशन इज अ डबल एज वर्ड, कि दो धारी तलवार है, अगर इसको अच्छे से यूज करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो आप कंक्लूजन में लिखोगे, एग्जामिनर को लगेगा कि इस बंदे ने डेप्थ में रिसर्च की है। वो रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उस रिसर्च को, क्योंकि इस सोसाइटी में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, और सोसाइटी का पोर्शन बहुत बड़ा आ रहा है। पेपर फर्स्ट में लगभग 80 से 90 नंबर का क्वेश्चन पोर्शन आ रहा है। तो एक आपका जो बेसिक मटेरियल पढ़ लेना, उसके अलावा मेहनत करनी है इंटरनेट से। एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर रहे हो तो मैं एक दो वेबसाइट बता देता हूं आपको। positiveindia.com और एक है betterindia.com। ये है। एनजीओ सर्च कर रहे हैं तो गूगल पे सीधा टाइप कर दो एनजीओ दैट आर वर्किंग गुड फॉर विमेन एम्पावरमेंट। चाइल्ड के लिए एनजीओ सर्च करने हैं, छोटी छोटी ये चीजें हैं ना, वो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी उस पर, क्योंकि रेडीमेड मटेरियल आपको नहीं मिलने वाला, और इंटरनेट है आजकल, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो उसका यूज करो सारे के सारे। ठीक है।